दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में पाठ्यक्रमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। एकेडमिक परिषद की स्टैंडिंग कमेटी ने अर्थशास्त्र और इतिहास विभागों में कुछ पाठ्यक्रमों पर आपत्ति जताई है। यह कोई सामान्य एकेडमिक समीक्षा नहीं है जिसमें केवल विषय को अपडेट किया जाता है या नए शोध शामिल किए जाते हैं। इस बार सवाल यह उठाया गया है कि विश्वविद्यालय में किस तरह का ज्ञान पढ़ाया जाए और किसे पाठ्यक्रम से बाहर किया जाए। इसका मतलब है कि केवल सिलेबस का बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि यह तय करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा में किस तरह के विचार और दृष्टिकोण स्वीकार्य है। इस बहस के पीछे शैक्षणिक और वैचारिक दोनों ही मुद्दे जुड़े हैं और यह संकेत देता है कि शिक्षा अब केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारधारा प्रभावित करने का क्षेत्र बनती जा रही है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की उस यूनिट की जिस पर हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति जताई है। यह पाठ्यक्रम है जेंडर और अर्थव्यवस्था। कमेटी के कुछ प्रभावशाली सदस्य ये सवाल उठा रहे हैं कि अर्थशास्त्र का जेंडर से क्या संबंध है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सवाल पूरी तरह गलत है। आज के समय में महिला श्रम, मजदूरी में असमानता, घरेलू और देखभाल कार्य और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी जैसी चीजें सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को पढ़ाना और समझना एकेडमिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। अर्थशास्त्र विभाग की उसी यूनिट की एक उप इकाई अपराध और जेंडर पर स्टैंडिंग कमेटी को कुछ ज्यादा ही ऐतराज हो गया। उनका तर्क है कि अपराध का अध्ययन अर्थशास्त्र में कैसे आ सकता है। विभाग के अध्यक्ष ने समझाया कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू और सार्वजनिक हिंसा का असर सीधे उनकी आर्थिक भागीदारी और उत्पादकता पर पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह तर्क कमेटी के कानों में बस शोर बनकर रह गया और पाठ्यक्रम को बिना कोई बदलाव किए वापस लौटा दिया गया। और यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले अर्थशास्त्र विभाग के एक और पेपर भेदभाव का अर्थशास्त्र को हटाने की सिफारिश की गई थी। जब अध्यापक समिति के अध्यक्ष से इस पर चर्चा करने गए तो जवाब मिला, डिस्क्रिमिनेशन शब्द ही कानों पर अखरता है। यानी कमेटी के अनुसार समस्या भेदभाव से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके नाम से है। ऐसा लगता है कि अब अगर शब्द हटा देंगे तो भेदभाव अपने आप ही गायब हो जाएंगे। इतिहास विभाग से कहा गया कि उनके पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास की इतनी जरूरत क्या है। तर्क यह दिया गया कि राष्ट्र का इतिहास ही इतना व्यापक है कि बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। जब विभाग ने बताया कि 70% पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास पर ही आधारित है और केवल 30% विश्व इतिहास पर है, तब भी आपत्ति बनी रही। सवाल यह है कि अगर इतिहास के छात्र दुनिया को नहीं जानेंगे तो क्या वे संकीर्ण दृष्टि के शिकार नहीं होंगे। इतिहास विभाग के एक पेपर प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज से समाज शब्द हटाने की सिफारिश की गई, जिसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन समाज को समझना खतरनाक हो गया है। साथ ही विभाग से कुछ लेखकों को हटाने को कहा गया, जिसमें शिरीन मूसवी, इंद्रानी चटर्जी और रिचर्ड ईटन शामिल है, जबकि दोनों पॉल ब्रास और नंदिनी सुंदर पहले से ही बाहर किए जा चुके हैं। यह भी याद किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पुराने आरोप के मुताबिक शर्जील इमाम ने पॉल ब्रास की किताब पढ़ी थी, इसलिए वो भटक गया था। अब ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय छात्रों को किताबों और लेखकों से बचाने की जिम्मेदारी लेने लगा है। अब बात करते हैं बाकी विभागों की। राजनीति शास्त्र विभाग को सलाह दी गई कि पाकिस्तान, चीन, धार्मिक राष्ट्रवाद, संघ की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस्लाम जैसे संभावित परेशान करने वाले विषय पाठ्यक्रम से हटा दिए जाए। समाज शास्त्र से पूछा गया कि वेबर, दुर्खीम और मार्क्स जैसे विदेशी विचारकों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, जैसे विदेशी सोच पढ़ना ही अपराध। भूगोल विभाग से कहा गया कि आंतरिक द्वंद्व और राष्ट्र निर्माण और जाति आधारित सामाजिक भूगोल जैसे विषयों से दूर रहे। यानी अब पता चल गया कि विश्वविद्यालय में केवल यही विषय सुरक्षित है जो किसी की संवेदनाओं को न झकझोरे। अब विश्वविद्यालय में भाषा और विषयों पर भी नजर रखने की तैयारी है। चर्च, सेक्ट, कल्ट जैसे शब्द विदेशी हैं, इन्हें हटाकर ऋषि मुनि जैसे भारतीय शब्द लाए जाए। सवाल यह है कि क्या सिर्फ शब्द बदल देने से समाज बदल जाएगा या यह सिर्फ एक वैचारिक सजावट है। कुछ विभागाध्यक्ष अपने विषय की गरिमा बचाने के लिए बहस करते हैं और चतुराई से रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन कई लोग पहले ही पाठ्यक्रम को भारतीय और हिंदू रंग में ढाल चुके हैं।
हिंदी साहित्य में भारतीयता बोध और हिंदू नवोत्थान जैसे पर्चे जोड़ दिए गए हैं। वहीं स्नातक स्तर पर स्वच्छता और प्रसन्नता जैसे पर्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जिनका एकेडमिक स्तर बेहद कमजोर है। छात्र कहते हैं कि नाम बड़े विश्वविद्यालय का है, लेकिन पढ़ाई उम्मीद से बहुत कम और समय व्यर्थ किया जा रहा है। पीएचडी में दाखिले के जरिए अब जीआरएफ को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि यह परीक्षा ज्यादातर रट्टा आधारित मानी जाती है और इसमें शोध क्षमता, लेखन या मौलिक सोच की कोई गंभीर जांच नहीं होती। नतीजा यह होता है कि सैकड़ों शोधार्थी प्रवेश पा रहे हैं, लेकिन शोध की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ शोध विषय सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं और ऐसे लेखकों पर पीएचडी करवाई जा रही है जिनकी साहित्यिक योग्यता से ज्यादा राजनीतिक पहचान रही है। यानी यह अब शोध नहीं बल्कि एकेडमिक औपचारिकता बन गई। वहीं सरकारी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सीमित किए जा रहे हैं, जबकि निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों में वही विषय खुलकर पढ़ाए जा रहे हैं। नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीयतावादी ज्ञान, दूसरी तरफ वैश्विक ज्ञान, और इस नई असमानता के बीच छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ असली सवाल यह नहीं है कि क्या राष्ट्रवाद पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। असली चिंता यह है कि क्या ज्ञान को सिर्फ विचारधारा की कसौटी पर परखा जाएगा। अगर यही रुख चलता रहा तो किताबें पहले सिलेबस से हटेंगी, फिर लाइब्रेरी से गायब होंगी और अंत में छात्रों की याददाश्त से भी मिट जाएंगी। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय अब ज्ञान का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि सिर्फ आज्ञाकारिता के परीक्षण केंद्र बन जाएंगे, जहां सोचने की आजादी नहीं। ऐसे में भारत के 90% मूल निवासियों को सोचना होगा कि ऐसे ब्राह्मणवादी रणनीति को कैसे विफल किया जाए। आखिर ये 3% ब्राह्मणवादी हम 90% मूल निवासी के ऊपर ऐसी शिक्षा थोपने में कैसे सफल हो रहे हैं। विचार करने से पता चलता है कि मूल निवासी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन में संगठित नहीं है और इसका फायदा ब्राह्मणवादी बड़ी सहज से उठा रहे हैं। आइए अब हम मूल निवासी संकल्प करें कि हम मूल निवासी राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक मूल निवासी संगठन में संगठित होकर सांगठनिक रूप से काम करेंगे और संगठन शक्ति का भूचाल पूरे देश में खड़ा करेंगे, ताकि संविधान की गरिमा बचाए रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, तर्क संगत सोच विकसित करें, जो हमारा नैतिक दायित्व बनता है और देश की प्रगति एवं नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।